हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके बेसिकली आपको प्रैक्टिस के लिए है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो है ही, साथ ही साथ इनसे एक आइडिया भी आपको मिलता है और स्टेटमेंट सोल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही 10 क्वेश्चंस हैं, 15/11/2019 के एग्जाम से लिए हैं। जैसे ही आपकी 7 तारीख के आंसर किया जाती है या फिर वो एग्जाम आ जाता है तो उसको भी सोल्व करा दूंगी पूरे 100 क्वेश्चंस को। लेकिन फिलहाल अभी जितने हमारे पास जो भी क्वेश्चन पेपर्स है उनको ही कर रहे हैं कवर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स अंडर राइटिंग एट टेक्स्ट लेवल। टेक्स्ट लेवल राइटिंग के बारे में पूछा गया है। देखो ये इसके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, राइटिंग एट टेक्स्ट लेवल, वर्ड लेवल, सेंटेंस लेवल, पैराग्राफ लेवल, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। ओके, सो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान देना बस आपको। देखो वर्ड की जब हम बात करते हैं तो सिंपल वर्ड का आपका मतलब कोई डिक्टेशन ले रहा है या फिर आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने के लिए जब आप वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हो या पिक्चर से वर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये सारा आपका वर्ड लेवल पे आता है। मतलब बेसिकली जब बच्चों को आप वर्ड लिखना सिखाते हो ना, कई बार आप क्या करते हो कि आप फोनेटिक साउंड्स के थ्रू वर्ड सिखाते हो, कई बार आप पिक्चर्स के थ्रू वर्ड सिखाते हो, तो वर्ड लेवल तो हो गया। उसके बाद आता है आपका सेंटेंस लेवल। सेंटेंस बेसिकली जब आप एक सेंटेंस बना रहे हो, सेंटेंस का मतलब है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बच्चों को सिखा रहे हो, साथ ही साथ कनेक्टर्स का यूज करना सिखा रहे हो, एंड का, इन सब चीजों का, तो ये सेंटेंस लेवल हो जाता है। जब हम टेक्स्ट लेवल की बात करते हैं तो इसका मतलब है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। बेसिकली टेक्स्ट जो है आपका वो सेंटेंस से कहीं ज्यादा हो जाता है। सेंटेंस में तो एक सेंटेंस भी हो सकता है, 2 सेंटेंस हो गए, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट में आपके बहुत सारे सेंटेंस मिलकर जो है पूरा, जिसमें कुछ कैरेक्टर भी हो सकते हैं, ज्यादा सिंबल्स भी यूज किए जाते हैं, है ना, जो ये कोमा वगैरह ये सारी चीजें भी ज्यादा यूज की जाती है, तो वो एक लेवल अप है सेंटेंस से ऊपर। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट कम्स अंडर राइटिंग एट टेक्स्ट लेवल। तो लेखन स्तर पर क्या आता है। बेसिकली हिंदी में एग्जैक्ट इसको क्या बोलेंगे वो नहीं पता, आप इंग्लिश में याद कर लो। तो टेक्स्ट लेवल की बात पूछी है, डायरीज और डिस्क्रिप्शंस। जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करके लिखते हो या फिर आप डायरीज लिखते हो, है ना। मान लो आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो, आप अभी जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, आप मान लो साउथ में जा रहे हो और आप एक डायरी मेंटेन कर रहे हो डेट वाइज, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को कंबाइन कर रहे हो ना। दिस इज टेक्स्ट लेवल। इसमें आपको ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं होती है टेक्स्ट लेवल पे। बेसिकली आप देखो एक टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ या ऐसे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, ये दोनों चीज याद रखना। टेक्स्ट तो बेसिकली आप सिंपल भी लिख सकते हो। मान लो मैं आपको नोट्स बनाकर दे रही हूँ, ओके, मान लो मैंने एक पीपीटी बनाकर दे दी आपको, तो बेसिकली मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ, है ना। अगर मैं सॉरी पैराग्राफ को मैं अगले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो डायरीज एंड डिस्क्रिप्शंस। तो जब भी आप विवरण लिखते हैं किसी जगह का या फिर आप डायरी लिखते हो, तो बेसिकली आपका पर्सनल ओपिनियन भी यहाँ पर मैच होता है ना, आपको कोई खास ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। तो डायरीज डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका क्या किस में आ जाएगा, दोनों ही आपके टेक्स्ट लेवल में यहाँ पर आएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्टेप्स ऑफ ए प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन। तो प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। डीएसएसबी ने क्वेश्चन दिया था कि प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन कितने होते हैं, तो एज पर डीएसएसबी के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन माने हैं। जबकि एनआईएस को जब पढ़ा मैंने और एनआईएस के बाद जब मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें 4 प्रोडक्टिव सेशंस की बात की गई है। देखो वहां पर एग्जैक्ट प्रोडक्टिव सेशन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वही चीज है जो कंप्यूटर सेशंस में होते हैं, जहां जिस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वही बात उसमें लिखी हुई है एनआईएस में। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है इस पे, या डीएसएसबी भी गलत हो सकता है क्योंकि डीएसएसबी आपको पता है कि आंसर की रॉन्ग देता ही देता है। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि 4, क्योंकि एज पर एनआईएस के डेटा के अकॉर्डिंग वहां पर 4 सेशंस की बात की गई है। तो ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। आई होप कि इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने का ना ही आए। तो ये है कि जो स्टेप्स ऑफ ए प्रोडक्टिव इंक्लूडिंग द स्टेप्स ऑफ ए प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन, तो जो प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन है उसके में से कौन सा स्टेप जो है आएगा। एक्चुअली आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा सा दूर है, देखती हूँ मैं कि यहाँ पे इसका ये मतलब बेसिकली चरण 2 की बात है यहाँ पे। ठीक है, इस स्टेप मतलब सेशन 2 की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, ये मैंने ठीक कर दिया है। बेसिकली यहाँ पर सेशन 2 की बात हो रही है। ओके, तो सेशन 2 क्या कहता है, तो देखो फर्स्ट है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द टास्क, कि पहले आप उद्देश्य स्पष्ट करें जो भी कार्य है, या फिर ये ध्यान रखें कि बच्चे जो है टास्क पर लगे रहे। तो मैंने बताया था कि जो पर्पस वगैरह ये सारी चीजें होती है सेशन 1 में कंप्लीट हो जाता है, आप उद्देश्य समझाते हैं क्या कर रहे हैं जो भी है। लेकिन एक्चुअल जो स्टेज 2 होती है सेशन 2 में, वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है बच्चों का। तो बच्चे बेसिकली वो टास्क करते हैं, टास्क में लगे रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर आएगा ओनली 2, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन वाली वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दी गई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट बेस्ड वर्क। जो सब्जेक्ट बेस्ड वर्क होता है, सब्जेक्ट पर जब आप काम करते हो, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है इट इज द ओनली वे टू ऑर्गेनाइज वंस टीचिंग। केवल एकमात्र यही तरीका है कि किसी के भी शिक्षण को व्यवस्थित करने का। वर्किंग ऑन अ टॉपिक कैन हेल्प द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर आप किसी टॉपिक पर वर्क करते हो तो वो लर्निंग में, अधिगम में हेल्प करता है आपकी।
किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित करते समय पाठ की विषय सूची भाषा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। मतलब बेसिकली जब आप एक सिंगल टॉपिक की तरफ देख रहे हो, ठीक है, कि एक टॉपिक आप देख रहे हो, कंटेंट होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लैंग्वेज से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप कंटेंट देखते हो तो आपको ये समझ में आ जाता है कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह की चीजें। इट अलाउज यू टू डेवलप डीपर इनटू अ टॉपिक, डेल्व डीपर इनटू अ टॉपिक। ये आपको किसी विषय की गहराई में जाने की अनुमति देता है। तो ये है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहला ऑप्शन है कह रहा है कि नहीं, बस यही है टीचिंग का ऑर्गेनाइज करने का तरीका। तो आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट बेस्ड वर्क के अलावा एक्टिविटी बेस्ड वर्क होता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ फील्ड ट्रिप फॉर प्लांट स्टडी। अगर आप बच्चों को प्लांट स्टडी के लिए फील्ड ट्रिप पर ले जा रहे हो, आप सपोज गार्डन में ले जा रहे हो या किसी नर्सरी में लेके जा रहे हो, तो इनमें से क्या जो है एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव आपका नहीं हो सकता, एक उद्देश्य नहीं हो सकता प्लांट के बारे में बताने का। छात्रों को उनके नाम से कुछ परिचित पौधों की पहचान करने में सक्षम होंगे, मतलब बेसिकली कराने में सक्षम होंगे। तो बिल्कुल भाई वो फैमिलियर तो होंगे कुछ प्लांट से, क्योंकि देखेंगे और फिर उसके बाद देखकर उनको चीजें याद रहेगी, हाँ ये वाला प्लांट देखा था, ये वो वाला है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ प्लांट्स। Students will be able to classify plants on the basis of size, recognize the quality of observed diversity. बेसिकली पौधों को वर्गीकृत कर पाएंगे, उनकी पत्तियों को देख पाएंगे, पत्ती के हिसाब से कौन से पौधे हैं उनको क्लासिफाई कर दे, उनके आकार के हिसाब से क्लासिफाई कर दे। बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड डिफरेंसेस इन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल मतलब बाहर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी की पत्ते चौड़े होंगे, किसी के भीड़े होंगे, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बट सेकंड इज नॉट करेक्ट। जब आप फील्ड एक्सकर्जन पर जाते हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आकर बच्चे जो है डायग्राम बनाएंगे, रूट्स हैं, स्टेम है, मतलब इनमें से कम ये इंपॉर्टेंट होगा। देखो डायग्राम बना सकते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर बेस पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है थोड़े से यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं कि बच्चों पे वो बर्डन नहीं जा रहे, स्पेसिफिकेशन का बर्डन नहीं है, बल्कि उनको खेल खेल में या जो उन्हें देखा है उसके आधार पर जो है काम कराया जा सकता है। पर डायग्राम ड्रॉ करना दैट इज लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। ओके, सो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो डायग्राम एंड पिक्चर में डिफरेंस होता है। ओके, अगर तो सिंपल आप पिक्चर बना दे, एक डायग्राम होता है, आप स्टोमेटा भी दिखा रहे हो, उसका सब कुछ दिखा रहे हो, प्लांट की झिल्ली कहाँ होती है, पॉलन्स कहाँ होती है, ये सब दिखाना, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। नेक्स्ट है, इन एनवायरमेंटल स्टडीज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स चिल्ड्रन आर मेड अवेयर ऑफ प्लांट्स। एनवायरमेंटल स्टडी में अगर आप बच्चों को प्लांट्स के बारे में बताना चाहते हैं तो कौन सी चीज अपनाएंगे। देखो थीम की बात मैंने की थी, यहाँ पर कुछ थीम्स का जिक्र है। रिफ्यूज नहीं होगा, आश्रय यानी कि शरणास्थल देना। ट्रैवल से भी आप फूड नहीं सिखाएंगे, एनिमल से सिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पर फूड ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब प्लांट्स की बात करते हो, जब हम फूड चैप्टर पढ़ाते हैं, फूड थीम कराते हैं बच्चों को ईवीएस में, तो हम उसमें प्लांट प्रोडक्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स सब कुछ कराते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। यानी कि आपके सामाजिक और सांस्कृतिक एनवायरमेंट के अंदर इनमें से क्या आएगा, ये आपको बताना है। पहला है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी कि राजनीतिक संस्थान, दूसरा है इंडस्ट्रीज यानी कि फैक्ट्रीज और ये सब। नेक्स्ट है लैंड फॉर्म्स, भू आकृतियां तरह तरह की, पठार, पहाड़, इस तरह से। कम्युनिटी यानी कि समुदाय। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो सोशियो कल्चरल की बात हो रही है, ज्योग्राफिकल की बात नहीं हो रही, इकोनॉमिक की बात नहीं हो रही, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे। आपका जो पॉलिटिकल होते हैं ये समाज से रिलेटेड होते हैं, कल्चरल जो होती है कम्युनिटी वगैरह सब, ये दोनों ही चीजें आपके सोशल कल्चरल एनवायरमेंट से बिल्कुल लिंक्ड है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा, बोथ फर्स्ट एंड 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रैक्टिसिंग न्यू स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस इज अ पर्पस ऑफ विच एक्टिविटी। मतलब आप न्यू स्ट्रक्चर सीख रहे हो और फंक्शन एंड फंक्शंस इज अ पर्पस, मतलब फंक्शन और नए संरचनाओं का विकास कर रहे हो, कार्यों का अभ्यास कर रहे हो, तो ये आप किसके लिए करते हो, कौन से वाले लेवल पे करते हो ये बताना है। टेक्स्ट लेवल पे, सेंटेंस लेवल पे, वर्ड लेवल पे या फिर पैराग्राफ लेवल पे। देखो न्यू स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स का मतलब यहां पर क्या होगा, स्ट्रक्चर आप कब करते हो। देखो एक तो होता है कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप सीखते हो ना कि ये है, ये भी एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब है फंक्शन। स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज का क्या फंक्शन है, ये वाली चीजें आप सीख रहे हो, तो ये किस में करते हो, ये टेक्स्ट पे, वर्ड पे, पैराग्राफ में। मैंने आपको टेक्स्ट और सेंटेंस वहां पे पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट लेवल पे बता दिया था। पैराग्राफ में जो है आपकी राइटिंग जो थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाती है, आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं, आपके पास मेन ऑब्जेक्टिव होता है, सेंट्रल आइडिया होता है,
आपके पास कहते हैं कि एक मोटिव होता है लिखने का, पैराग्राफ जो होता है उसमें एक स्टोरी भी हो सकती है या फिर कोई इंसिडेंट भी हो सकता है। पैराग्राफ राइटिंग बेसिकली कोई टॉपिक होता है आपके पास, एक सेंट्रल चीज होती है, तब उसको उस पर आपको ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट में नहीं आता है पैराग्राफ, क्योंकि टेक्स्ट में जो है राइटिंग ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है, अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है। सिंपल आप डायरी लिख रहे हैं, बहुत सारे सेंटेंस लिखे, वो भी टेक्स्ट, तो पैराग्राफ और टेक्स्ट में डिफरेंस है। अब बात करते हैं सेंटेंस की, तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आप सेंटेंस लेवल पर सीखते हो, नए स्ट्रक्चर आप सीखते हो, है ना। वर्ड्स को किस तरह से कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर बनाना है आपको। ठीक है, इसमें आपको इस फंक्शन स्ट्रक्चर भी सीखते हो, साथ साथ उनका फंक्शन भी सीखते हो कि जो वर्ब है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब आएगी, वर्ब के साथ फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस तरह के जो न्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं इनके, वो आप सेंटेंस लेवल पर सीखते हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। जब आप ये आपको स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस आ जाते हैं, तब आप नेक्स्ट लेवल की राइटिंग पर जो है मूव करते हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रिव्यू। रिव्यू मतलब आप रिव्यू करना चाह रहे हो, किसी भी चीज की समीक्षा करना चाह रहे हो, तो क्या करोगे? रिव्यू एंड समराइज टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को रिव्यू करोगे, मतलब उसकी समीक्षा करोगे और उसको समराइज कर दोगे। नेक्स्ट है सेट होमवर्क। होमवर्क हम कब सेट करते हैं? देखो, होमवर्क जब हम कुछ काम कराते हैं उसके बाद एक होमवर्क बनाते हैं कि इसके बेस पर बच्चे ये कर सकते हैं, तो बेसिकली वो भी एक रिव्यू का ही तरीका होता है ना। आप रिव्यू ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है, जो भी है ना। तो रिव्यू करना, समराइज करना या होमवर्क सेट करना, ये भी आपका किसके अंदर आता है? ये आपका रिव्यू का ही पार्ट है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, यानी कि संज्ञानात्मक रणनीतियों में शामिल है। इसमें हायर ऑर्डर मेंटल स्किल्स आती हैं, आपको पता है, संज्ञानात्मक स्ट्रेटेजीज में। तो पहला है कंपेयर और टेकिंग रिस्क। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? देखो, यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सेकंड होगा। सेकंड क्यों होगा? रिस्क का मतलब है कि आप कुछ अपने तरफ से क्रिएटिव कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप रिस्क लेते हो, जोखिम आप तभी लेते हो जब अपनी कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज यूज करने के लिए तैयार हो जाते हो, है ना। एक छोटा सा बच्चा जो होता है, जिस कंक्रीट लेवल पर सोच पा रहा है, वो जोखिम लेने की नहीं सोचेगा, वो फन में जो चीजें हो पाएंगी। लेकिन जब आप क्या बोलते हैं, जोखिम लेते हो किसी चीज का, तो आप पूरी स्ट्रेटेजीज प्लान करते हो। आपको यहाँ पर हायर मेंटल ऑर्डर स्किल्स जो है उनकी जरूरत होती है। आपको क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, आपको रीजनिंग पावर आपकी होनी चाहिए, आपको हाइपोथेटिकल होना पड़ता है कि आप पहले से चीजें जो है सोच कर रखें। ठीक है, तो टेकिंग रिस्क यहाँ पर जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। कंपेयर आप नॉर्मल भी कर सकते हो। अगर बच्चे की प्री ऑपरेशनल की याद करो, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को याद करो, तो वहां पर उनको ज्यादा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कंक्रीट चीजें देखकर भी कंपेयर कर सकते हैं, कलर के साइज पर कंपेयर कर सकते हैं, कलर पर कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर में कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो नहीं जहां एलिमेंट आ जाता है उसको आप नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे वो चीज क्लियर नहीं है कि कंक्रीट की बात हो रही है कि क्या हो रही है। कई बच्चे, अगर मैं एक छोटे से बच्चे को कहूं कि चलो बॉल और बैट है, इसमें से सारी बॉल को अलग कर दो, वो कंपेयर कर देगा कि ये बैट है और ये बॉल है। ठीक है, उसको ज्यादा इसमें हायर ऑर्डर या कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज की जरूरत नहीं होगी। देखो, संज्ञानात्मक रणनीतियां जब होती है तो इसमें हायर ऑर्डर की स्किल्स आ जाती हैं। समझ रहे हो बात को? रणनीति बनानी है आपको संज्ञानात्मक रूप से, यानी कि आपको मेंटल प्रोसेस करना पड़ेगा। वो मेंटल प्रोसेस जो है वो आपका रिस्क लेने में होगा। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग आंसर नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which speaking activities carried out in pairs or groups and often involve pupils asking and answering question। तो कौन सी स्पीकिंग एक्टिविटी है जो पेयर्स में हो सकती है या फिर ग्रुप में हो सकती है, और इसमें बच्चों की क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। तो देखो, रोल प्ले में क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं, रीडिंग अलाउड में क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं, रीटेलिंग स्टोरिंग में क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं। तो एलिमिनेट आप ऐसे ही कर सकते हो ऑप्शन को अगर नहीं पता है। यह है इन्फॉर्मेशन गैप। इन्फॉर्मेशन गैप क्या होता है? बेसिकली जब आप कोई चीज बताते हो बच्चों को, कुछ भी है, कई बार कुछ गैप्स रह जाते हैं, कुछ बच्चों को समझ आता है, कुछ को नहीं आता है। तो ये एक स्पीकिंग एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चे काउंटर क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें पेयर बना दिए जाते हैं ताकि एक दूसरे को पर्सपेक्टिव को भी समझे, साथ ही साथ जो भी इन्फॉर्मेशन गैप रह जाते हैं उनको कंप्लीट कर पाए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। ओके, और बात ये है कि मेहनत जारी रखो भाई। जो मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, सर्व शिक्षा अभियान की वीडियो जो है वो आपको मिल चुकी है। उसके अलावा मैंने 1-2 बच्चों के कमेंट पढ़ के ही कुछ वीडियोस बनाई थी, और भी मैं कमेंट पढ़ के वीडियोस आपके बना दूंगी। ठीक है, जो भी बच्चे कह रहे हैं कि ये नहीं आ रहा, क्योंकि काफी बच्चों की काफी क्वेरीज है, सारी तो पॉसिबल नहीं होती है, पर जितना टाइम मिलता है उसमें मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा कम है। ओके, चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।